नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, हम जो है समसामयिक घटना चक्र के पूर्वावलोकन की पॉलिटी सब्जेक्ट की जो है अभी तक आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर उसका एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा और भारत के संवैधानिक विकास को भी 2 भागों में जो है बाँटा गया है। 2 भागों में बाँट के हम पढ़ सकते हैं। पहले वो अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए, ठीक है? या आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो दूसरा भाग ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम यानी ब्रिटिश ताज के अधीन जो अधिनियम लाए गए, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम कहलाए गए। तो इस रूपरेखा में हमने ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम के जो एक्सप्लेनेशन था वो देखा और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे आए आगे उनको हमने पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ये भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन। तो प्रश्न आपसे ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? देखिए, हम पढ़ चुके हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें 7वीं अनुसूची जोड़ के 7th शेड्यूल जोड़ दिया गया और 7th शेड्यूल में 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। इन 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, इसमें 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम में। देखिए, संघ सूची में वो विषय रखे गए जिनका निर्णय या जिनका अधिकार संघ को होगा और राज्य सूची में वो विषय रखे गए जिनका निर्णय राज्य सरकार ले सकती है या राज्य ले सकता है और समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए जिनका निर्णय या अधिकार दोनों को हो, यानी संघ और राज्य दोनों को। इसके बाद बचती अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है इन तीनों सूचियों में जितनी भी विषय हैं उसके रह जाने के बाद जो भी विषय बचेंगे, अवशिष्ट शक्तियां जो अवशिष्ट विषय बचेंगे, इनका अधिकार, अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास होगा? गवर्नर जनरल के पास होगा। किसके पास होगा? गवर्नर जनरल के, या आप कह सकते हैं वायसराय के पास, क्योंकि अब तो वायसराय का पद आ चुका है 1935 के अधिनियम तक। वायसराय के पास, वायसराय के पास जो है अब ये अवशिष्ट शक्तियां रहेंगी। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 से उल्लेखित योजना पर आधारित था। ठीक है, इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में, देखिए 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया भारत सरकार 1935 के अंतर्गत, जो प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था। बिल्कुल सही है। देखिए, प्रांत में जो है द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, अब जो है प्रांत स्वायत्त था, मतलब वह स्वायत्त शासन चला रहा था। तो प्रश्न ये भी बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतियों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई, यानी स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आगे चलते हैं। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। देखिए,
1935 के अधिनियम में एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, सिर्फ प्रावधान किया गया, ये हो नहीं पाया। तो प्रश्न ये बनता है कि किस भारतीय शासन सरकार अधिनियम में अ, अखिल भारतीय महासंघ जो है स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? ये किया गया था 1935 में। देखिए, अखिल भारतीय महासंघ का मतलब है कि जो ये है कुछ जो है चीज़ों को मिलाकर एक पूरे भारत का संघ बनाना चाह रहे थे। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, यानी उस समय जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे वो, प्लस प्लस जी चीफ कमिश्नर प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांत जो चला रहे थे वो, एवं देसी रियासतों से मिलाकर होना था, और देसी रियासतों से मिलाकर होना था, यानी इन तीनों भागों को मिलाकर जो है एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी, ये व्यवस्था जो है लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां, देखिए अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। किसको प्रदान की गई? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। आगे देखेंगे। हाँ, अभी तो गवर्नर जनरल चल रहा है, माफ़ी चाहूँगा, ये तो आपका जो है 1958 के बाद जो है वायसराय कहलाते हैं, 1958 के बाद। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। हाँ सॉरी, 1858 के बाद, ठीक है, वायसराय तो 1858 के बाद, सही है, 1858 के बाद वायसराय कहलाने लगे, बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। आगे देखेंगे, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक जो है मुख्य विशेषताएं नहीं है भारत सरकार अधिनियम 1935 की? कि पहला है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है, क्योंकि अवशिष्ट विषय अभी हमने पढ़ा, अवशिष्ट विषय किसे दिए गए थे? गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को, ठीक है। जो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उन सब में विषय बचने के बाद जो अवशिष्ट शक्तियां बची उनका अधिकार या उनका निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को दिया गया, ठीक है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये सही है, इसी में है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर, देखिए द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, कहाँ? प्रांतीय स्तर पर। वह केंद्र में लागू किया गया, और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, बिल्कुल सही है। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त करके जो प्रांत को स्वायत्त शासन प्रावधान किया गया, और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो ये तीनों पॉइंट सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा बी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 या प्रश्न संख्या 19। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। देखिए, एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान, यानी कि भारत को एक संघीय व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। ये कौन से अधिनियम में बनाया गया था? 1935 के अधिनियम में, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम में, तो हमारा उत्तर होगा सी। संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया था हमने पहले ही पढ़ा 1935 के अधिनियम में, और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया 1935 के अधिनियम में, और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम में। और अखिल भारतीय महासंघ जो है का प्रावधान क्या अखिल भारतीय महासंघ का बनाने का, स्थापित करने का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में। वह और केंद्र और राज्यों के बीच भी जो है शक्तियों का विभाजन इसी अधिनियम में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और 1935 के अधिनियम का जो हमारे इस तत्कालीन जो संविधान है उसका जो है मोस्टली भाग जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है, इसलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? कि फिर से संघीय शासन की व्यवस्था की थी 1935 भारत सरकार अधिनियम ने। क्या देखेंगे? प्रश्न संख्या 22। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? देखो, अवशिष्ट शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। जी। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देखिए, नहीं है पूछ रहा है आपसे। ये पहला देख लेते हैं। देश के लिए लिखित संविधान। देखिए, 1935 के अधिनियम में जो है देश के लिए एक संविधान की बात बिल्कुल भी नहीं की गई थी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, वो भी लिखित। ये अभी बात नहीं हुई है, तो ये हमारा गलत होगा। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये बिल्कुल सही है। देखिए, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि जो है एक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और क्या है, द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई केंद्र में। तो और उसमें ये रखा गया कि विधानमंडल में जो भी सदस्य आएंगे वो निर्वाचित होंगे और उनकी जो जवाबदेही होगी वो विधानमंडल के प्रति होगी। ये बिल्कुल सही है। एक संघ की योजना पर विचार किया गया, बिल्कुल एक संघीय जो है शक्ति बनाने का जो है इसमें विचार किया गया था, भारत को संघीय व्यवस्था बनाने का। ये बिल्कुल सही है। 1935 में विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना था, यानी नॉमिनेट किया जाना था। बिल्कुल सही है कि भाई जो विधानमंडल है उसमें जो प्रतिनिधि होंगे या जो सदस्य होंगे उसमें से कुछ जो है सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा। बिल्कुल सही है ये भी। तो अब गलत है हमारा ए, देश के लिए लिखित संविधान है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो हमारा जो है उत्तर होगा ए। आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें किया गया क्रिप्स मिशन द्वारा, यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले जो भारत के संविधान की बात की गई, अंग्रेजों की तरफ से जो बात हुई वो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे पढ़ेंगे। संविधान सभा की मांग तो भारतीय कर रहे थे पहले से ही, लेकिन जो है ये बाद में क्रिप्स मिशन आया 1942 में, फिर उन्होंने जो है एक संविधान सभा की बात रखी। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 24। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे जो है बड़ी बात तो ये है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, हमारा जो संविधान जो लिया गया है ज़्यादातर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से लिया गया है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जो है कथन देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, बिल्कुल नहीं। ये जो है उसके द्वारा भारत, ये माउंटबेटन योजना है, उसमें जो है स्वतंत्रता की बात की गई थी 1946 में, 1946 में, इसमें नहीं की गई थी। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित था, बिल्कुल गलत। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, बिल्कुल गलत। तो हमारा उत्तर होगा ए। आगे देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध देखिए इस प्रकार हैं, ये देख लेंगे क्या क्या जो है इसमें उपबंध किए गए थे महत्वपूर्ण। संघात्मक सरकार की स्थापना करना, बिल्कुल सही, पहला पढ़ लिया। केंद्र में द्वैध शासन स्थापना करना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना करना, मतलब द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और एक स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई थी। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, यानी विधानमंडल जो है उसको द्विसदनीय किया गया। द्विसदनीय मतलब जो है दो सदन होंगे, जैसे कि अभी जो है लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें विधानसभा और केंद्रीय विधानसभा और विधान परिषद रखा गया था।
केंद्र में। आगे पढ़ेंगे, प्रांतीय शासन व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है, प्रांतीय शासन व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधानमंडल रखा गया, ठीक है। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया, बहुत बड़ी बात है, जो है 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में है। और फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। एक जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो 1937 में बनाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा फेडरल न्यायालय यानी फेडरल मतलब संघीय न्यायालय जो बनाया गया 1937 में बनाया गया। आगे चल लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत पूछा जाता है। देखिए 1935 के अधिनियम में वर्मा जिसे आज हम क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यांमार, ठीक है। वर्मा जिसे हम आज म्यांमार बोलते हैं, ठीक है। वर्मा को जो है पहले वह भारत का ही भाग था, तो जो है भारत से अलग कर दिया गया वर्मा को, ठीक है। और कब किया गया, 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया। ध्यान रखेंगे वर्मा को किस अधिनियम के तहत जो है अलग किया गया भारत से, 1935 के अधिनियम के तहत। और दो प्रांत और इसमें जोड़े गए या बनाए गए, जैसे कि सिंध एक अलग प्रांत बनाया गया, सिंध, ठीक है। और दूसरा प्रांत बनाया गया उड़ीसा। वर्मा को अलग करके भारत के अंदर ही दो प्रांत बनाए गए नए, सिंध और उड़ीसा। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि सिंध और उड़ीसा नए प्रांत जो है कौन से अधिनियम में बनाए गए, 1935 के अधिनियम में बनाए गए। तो हमारा आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। प्रावधान आया 1935 में और वर्मा को अलग किया गया 1937 में। कानून 1935 में ही आ गया था, के बाद में इसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ और जो है वर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। यहाँ पे हमारा विधानसभा ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासनाधीन अधिनियम आए, उनके जो प्रश्न उत्तर अभी तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आए हैं वो हमने देखे। अब आगे बढ़ेंगे, नया चैप्टर देखेंगे, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इसमें हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि भाई संविधान सभा कैसे बनी, उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें आई, कानून आए, और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे कैसे किया, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम किस भारतीय पार्टी ने संविधान सभा की मांग करी, यानी कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। किस भारतीय पार्टी ने सर्वप्रथम मांग की थी? स्वराज पार्टी ने। ध्यान रखेंगे किसने? स्वराज पार्टी ने, जो मोतीलाल नेहरू जी की पार्टी थी, स्वराज पार्टी, ठीक है। और कब की? मई 1934 में। तो प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि सर्वप्रथम मई 1934 में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? स्वराज पार्टी के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, देखो संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था, एम.एन. रॉय ने। ये भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न इस प्रकार भी आता है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने जो है संविधान सभा के गठन का विचार रखा? सिर्फ क्या रखा? विचार रखा। एम.एन. राय, एम.एन. राय, बी.एन. राय नहीं है। ध्यान रखेंगे, बी.एन. राय, दो नाम आते हैं यहाँ पे, एक आते हैं बी.एन. राय, बी.एन. राय, और एक आते हैं एम.एन. राय। दो नाम आपको कंफ्यूज करेंगे, बी.एन. राय और एम.एन. राय। देखिए एम.एन. राय, अभी हम बात कर रहे हैं एम.एन. राय की। देखिए एम.एन. राय जी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार रखा था, और बी.एन. राय अभी आगे पढ़ेंगे। बोला जाता है कि संविधान जो सभा थी या संविधान निर्मात्री सभा का सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राय, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम किसने विचार रखा? एम.एन. रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार, देखिए स्वराज पार्टी के बाद
पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जो है पहली बार जो है इसकी संविधान सभा की बात रखी थी कि पटना का जो इनका अधिवेशन हुआ था, जो भी हुआ होगा 1934 में, लेकिन स्वराज पार्टी के बाद रखी। और आधिकारिक रूप में जब उनका एक अधिवेशन हुआ फैजपुर में, कहाँ, फैजपुर में अधिवेशन हुआ 1936 में, वहाँ पे इसको जो है इन्होंने इसकी पुष्टि करी कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो प्रश्न ये बनता है कि कांग्रेस ने जो है कब पहली बार संविधान सभा की पुष्टि करी? 1936 में। कब? 1936 में। और स्वराज पार्टी ने 1934 में ही पहले बोल दिया था, लेकिन जो है डाटा के हिसाब से हम यही पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो 1936 में रखा, और कौन से अधिवेशन में रखा? फैजपुर अधिवेशन में। तो प्रश्न ये आता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा की पुष्टि करी या संविधान सभा की बात रखी? फैजपुर अधिवेशन 1936 में। लेकिन स्वराज पार्टी के बाद, ये ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। देखिए अंग्रेजों की ओर से जो है ब्रिटिशर्स की ओर से, ब्रिटेन संसद की ओर से जो है भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा गया था? क्रिप्स मिशन में। ध्यान रखेंगे, क्रिप्स मिशन 1942 में। आगे पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना। देखिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। देखिए क्रिप्स मिशन ने जो है ये प्रस्ताव रखा कि भारत का संविधान निर्माण होना चाहिए 1942 में, और कैबिनेट मिशन आया 1946 में। तो कैबिनेट मिशन ने ये प्रस्ताव रखा या गठन संविधान सभा का गठन किया गया किस आधार पर? प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर, यानी कि हर एक जगह का अपना एक प्रतिनिधि होगा जिसका निर्वाचन किया जाएगा संविधान सभा में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही जो है प्रतिनिधि चुने जाएंगे। और ये बात किसने रखी? कैबिनेट मिशन योजना ने 1946 में। आगे पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। ठीक है, और प्रांतों का आगे देखेंगे, हाँ ठीक है, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। यानी जो प्रांतों से प्रतिनिधि आएंगे वो जनसंख्या के आधार पर उनका निर्वाचन होगा, और इसकी जो है गणना किस प्रकार से की जाएगी ये पढ़ेंगे अभी आगे। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर प्रांतों से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा। कितनी जनसंख्या पर? प्रति 10 लाख। ध्यान रखेंगे, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। ठीक है, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई। ठीक है, 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। जब संविधान सभा का निर्वाचन होना था तो उस समय कुल सीटें कितनी थी? 390 यानी 389 सीटें थी, जिसमें से 93 सीटें किसको दी गई? देसी रियासतों को दी गई। आगे देख लेंगे। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन का मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। ठीक है, आगे देखेंगे। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। बिल्कुल सही है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपूर्ण हुए। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? 1946 में, जुलाई अगस्त में। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें और मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ठीक है, ध्यान रखेंगे टोटल जो ब्रिटिश भारत को जो आवंटित की गई थी, कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 389 सीटों में से 296 सीटें, कितनी? 296 सीटें।
कितनी सीटें जो है आवंटित की गई। उसमें से कांग्रेस से कितने सदस्य निर्वाचित होने थे? 208 सदस्य। मुस्लिम लीग से कितने? 73। और अन्य जो बचे छोटे दल, उनसे 15 सीटें। तो प्रश्न कई बार ये आता है कि मुस्लिम लीग से कितनी सीटें थी? 73। ठीक है, तो संविधान सभा में निर्वाचित होने के लिए कितने सदस्य निर्वाचन होना था? कितनों में से? मुस्लिम लीग में से 73, ध्यान रखेंगे, 73। आगे देखेंगे, देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि देशी रियासतों ने जो है प्रारंभ में संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया था। देशी रियासतों ने ये इनकार कर दिया था कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वे स्वतंत्र होना चाहते थे। ठीक है, 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए और फिर बाद में वो शामिल हो गए 1947, 18 अप्रैल 1947 में। आगे देखेंगे, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये ध्यान रखेंगे कि जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ वो किस तौर पर हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। ठीक है, जो प्रांतों की विधानसभा है, प्रांतों की जो विधानसभा है उसका उपयोग भी कैसे किया गया? निर्वाचक मंडल बनाया गया, फिर वहां से सदस्य चुने गए। आगे देखें, यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ध्यान रखेंगे, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है उस समय जो भी एज जो है डिसाइड की गई होगी कि भाई इस एज से ऊपर, उम्र से ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि 18 साल से ऊपर यहाँ पे हमें वयस्क मताधिकार का अधिकार है। ठीक है, तो वहाँ पे जो निर्वाचन हो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। देखिए, जो निर्वाचन हुआ वो वयस्क मताधिकार के ना होकर कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर किया गया। 22 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। 9 दिसंबर 1946। देखिए प्रश्न यही आता है कि सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की पहली बैठक सर्वप्रथम कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य थे। प्रश्न ये आता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसमें कुल सदस्य कितने थे? 207 सदस्य थे, ध्यान रखेंगे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और कुल सदस्य 207 सदस्य उसमें उपस्थित थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, देखिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, तो उस समय अध्यक्ष चुना जाना था। बैठक है, बैठक का फिर एक अध्यक्ष भी होना है, तो अध्यक्ष को अस्थायी तौर पर जो है चुना गया। अस्थायी समझते हैं, यानी कि स्थायी नहीं है, अस्थायी तौर पर चुना गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वहाँ पे उस समय सबसे उम्रदराज या वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सर्वप्रथम जो है वरिष्ठता के तौर पर जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन अस्थायी रूप में। तो प्रश्न ये आता है कि जो है सर्वप्रथम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पहली बैठक में चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। देखिए दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और उसमें जो है निर्वाचन किया गया, अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया, यानी चुनाव किया गया। और उस चुनाव में जो निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए, वो भी निर्विरोध, बिल्कुल मतलब कोई पूरे मतों से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। आगे देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को
जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखिए, दूसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रश्न ये आता है, संविधान सभा में सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तावित किया? 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में, तीसरी बैठक में, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उसे पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। आगे पढ़ेंगे, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, ध्यान रखेंगे, 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए, अब विभाजन भी हो रहा है और पाकिस्तान एक अलग देश बनने जा रहा है, तो पाकिस्तान ने भी जो है अपने लिए एक अलग संविधान सभा की मांग करी। तो माउंटबेटन योजना ने जो है 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग से पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। ध्यान रखेंगे, कौन सी योजना ने? माउंटबेटन योजना से। तो अब बोला जाएगा कि पूछा प्रश्न ये आता है कि कौन सी योजना जो है भारत के विभाजन से संबंधित थी? माउंटबेटन योजना। आगे देखेंगे, कब? 3 जून 1947 माना जाएगा। मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई। अब कितनी रह गई? 299 रह गई, जिसमें से भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि। याद रखेंगे कि भारत के जो है, जब पाकिस्तान अलग हो गया और अलग से एक संविधान सभा बनी, तो उसमें जो है देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70, पाकिस्तान के अलग होने के बाद। ये ध्यान रखेंगे। आगे पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनने में और अंगीकृत होने में 2 वर्ष 11 माह का 18 दिन का समय लगा। ठीक है, ये ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है। देखिए क्यों? देखिए, वैसे तो संविधान बनने में और अंगीकृत होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा की जो अधिकृत जो उनकी वेबसाइट है, उसमें जो समय दिया गया है वो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन दिया गया है। एक दिन कम दिया गया है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की जो वेबसाइट है उसमें जो अंगीकृत का दिन था, यानी कि अंगीकृत का दिन 26 नवंबर 26 नवंबर का जो दिन था, उसको जो है इसमें ऐड नहीं किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में जो अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर का दिन ऐड नहीं किया गया, इसलिए एक दिन कम है। और वैसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यही वो कहना चाह रहे हैं। नीचे देखिए, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। ठीक है, आगे देखेंगे, यानी जो संविधान का जो अंगीकृत का दिन था 26 नवंबर 1949 का दिन जो था, उसको जो है इसमें नहीं जोड़ा गया, इसलिए 17 दिन बोला जाता है लोकसभा और राज्यसभा के आधार पर। आगे देखेंगे, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो संविधान सभा है उसने संविधान के निर्माण के लिए कितने अधिवेशन किए? 11 अधिवेशन। अधिवेशन मतलब बैठक समझ लो आप, बैठक होती हैं, तो 11 बैठकें हुई। ठीक है, पहली बैठक जो हुई थी, आपको शुरू की 3 बैठक याद रखनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने देशीय प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के समक्ष। आगे देखेंगे, ये इंपोर्टेंट, जिसमें से 114 दिन संविधान सभा के प्रारूप पर विचार किया गया था।
11वें अधिवेशन यानी अंतिम दिन, देखिए 11वें अधिवेशन अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। वही जो लास्ट का दिन है, अंतिम जो अधिवेशन था, 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो प्रश्न ये बनता है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत की गई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, देखो BN राव आ गया, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया, दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक है MN रॉय, ठीक है, और दूसरे हैं BN रॉय। ये दो नाम आपको कंफ्यूज करेंगे। MN रॉय जो है, MN रॉय से संबंधित प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम किन्होंने संविधान सभा का विचार रखा था? संविधान सभा का विचार किन्होंने रखा था? MN रॉय ने। देखिए पढ़ता MN रॉय, ये है MN रॉय, ठीक है, MN रॉय के नामों में एक डिफरेंस भी दिखा देते हैं आपको। हाँ, यहाँ पे देखिए, तो समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए दो नाम जैसे कि मैंने आपको बताए, एक है BN राव, ठीक है, और एक है MN राय। ये दो व्यक्ति हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे आप, BN राव और MN राय। ठीक है, BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राय, और संविधान सभा का सर्वप्रथम जो विचार रखा वो रखा था MN राय ने। तो प्रश्न इस प्रकार बनते हैं दो, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे BN राव, और संविधान सभा के निर्माण का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? MN राय ने। ठीक है, ये क्लियर रखेंगे दो नाम। आगे देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। देखिए वो ये है कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आता है, संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी 1950 को, रिपब्लिक डे। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा जी थी, उसमें महिला सदस्य कितनी थी? 15। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, देखिए नाम देख लेंगे एक बार, महिलाएं कौन कौन थी। ठीक है, इससे प्रश्न किस प्रकार आते हैं? देखिए प्रश्न इस प्रकार आ जाता है जैसे कि प्रश्न पूछ लेगा आपसे, एग्जामिनर इस तरीके से बनाता है आयोग प्रश्न, इनमें से कौन सी महिलाएं संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? ठीक है, तो इनमें से जो है किसी संविधान सभा की सदस्य थी, इनमें से कोई एक नाम डाल देंगे। ठीक है, संविधान सभा की सदस्य थी। अभी मैंने एक एग्ज़ाम देखा था यूके पीसेस का, या फिर मेरे ख्याल से यूके RO का था, उसमें एक प्रश्न आया था कि उनमें से कौन सी महिलाएं
संविधान सभा की सदस्य थी? कौन सी महिला थी? तो उसमें अम्मू स्वामीनाथन जी का नाम दिया गया था। ठीक है, तो आपको जो है बस ये जो नाम है 15 जो सदस्य हैं, महिलाएं सदस्य, उनके नाम एक बार देख लेंगे। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी तथा अम्मू स्वामीनाथन जी। देखिए लास्ट के थे अम्मू स्वामीनाथन जी, तो लास्ट का नाम ही उठा लिया, अम्मू स्वामीनाथन जी का नाम, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखेंगे, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखेंगे। जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं या कथन दिए जाते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखेंगे, और पूछा जाता है कि ये किस व्यक्ति ने कहा है, यह कथन किसका है। तो ऑस्टिन जी ने, जो ऑस्टिन थे, ऑस्टिन नाम रखेंगे, ऑस्टिन याद रखेंगे, ऑस्टिन, उन्होंने कथन दिया था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है, मतलब जो संविधान सभा है उसमें पूरी कांग्रेस ही है, और कांग्रेस ही पूरी क्या है, भारत है, यानी कांग्रेस ही भारत को चला रही है। ये किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। ध्यान रखेंगे आगे, ये प्रश्न बन चुके हैं, आगे देख लेते हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। देखिए अंतरिम सरकार का मतलब है अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है और भारत को संभालने के लिए एक सरकार का गठन किया गया, यानी कि कुछ मंत्री पद बांटे गए। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। प्रश्न बन चुका है ये भी। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, ध्यान रखेंगे। देखिए मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। हाँ, बाद में शामिल हुए 26 अक्टूबर 1946 को, जब सरकार पुनर्गठन किया गया और दोबारा से जो है सरकार का पुनर्गठन किया गया, फिर मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया। तो कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे बाद में? 5 प्रतिनिधि। तो आज ये है हमारा जो संविधान सभा और संविधान निर्माण में जो भी प्रक्रियाएं थी उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा। आशा करता हूँ आपको जो है कुछ क्लैरिटी आई होगी, या कुछ आपके माइंड में कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, चीज़ें प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, आए हैं, और किस प्रकार से प्रश्नों को समझना है। धन्यवाद।